क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान बाकी सभी जीवों से इतने अलग कैसे हो गए? हम भी कभी जंगल में घूमने वाले कमजोर से जीव थे। ना तेज दौड़ सकते थे, ना बड़े दांत थे, ना नुकीले पंजे। लेकिन फिर भी आज हम धरती के हर कोने में मौजूद हैं। शहर बनाते हैं, रॉकेट्स अंतरिक्ष में भेजते हैं और इस पूरे ग्रह को अपने नियमों से चलाते हैं। आखिर वो क्या था जिसने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया? नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सुनो बुक समरी के एक और रोचक एपिसोड में, जहां हम आपको ऐसी किताबें सुनाते हैं जो आपकी सोच को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दें। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया भर में चर्चित एक ऐसी किताब की जिसने मानव इतिहास की कहानी को एकदम नए तरीके से बयान किया है। सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। इस किताब को लिखा है युवल नोआ हरारी ने, जो एक जाने माने इतिहासकार और प्रोफेसर हैं। उन्होंने हजारों साल के इतिहास को 4 बड़ी क्रांतियों में बांटकर समझाया है: सोच की क्रांति, खेती की क्रांति, मानवता का एकीकरण और विज्ञान की क्रांति। लेकिन यह किताब सिर्फ तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि यह उन गहरी वजहों को खोजती है जिनसे होमो सेपियंस ने पूरी धरती पर अपना वर्चस्व बनाया। और सबसे दिलचस्प बात इसमें यह भी है कि आने वाले समय में हमारी प्रजाति का भविष्य किस दिशा में जा सकता है। करीब 70,000 साल पहले धरती पर इंसानों जैसी कई अलग अलग प्रजातियां थीं। नींडरथल्स, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया के ठंडे इलाकों में रहते थे। होमो इरेक्टस, जो लाखों साल तक जिंदा रहने वाली सबसे स्थायी प्रजातियों में से एक थी। और फिर हमारे पूर्वज होमो सैपियंस, जो अफ्रीका के खुले मैदानों में अपना जीवन गुजार रहे थे। अगर उस दौर के किसी जानवर की नजर से देखें तो हम बाकी प्रजातियों से बहुत अलग नहीं थे। हमारी ताकत मध्यम थी, हम तेज भी नहीं दौड़ सकते थे और बिना औजार के हमारा शरीर शिकारी जानवरों के सामने कमजोर पड़ जाता था। लेकिन फिर भी हमारे भीतर कुछ ऐसा था जो अभी पूरी तरह जागा नहीं था। एक ऐसा बदलाव जिसने हमें धीरे धीरे पूरी धरती पर हावी कर दिया। इतिहासकार इस बदलाव को कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी सोचने और समझने की क्रांति। इस क्रांति का सबसे बड़ा तोहफा था भाषा। लेकिन यह सिर्फ रोजमर्रा के इशारों या खतरे की चेतावनी देने वाली भाषा नहीं थी, जैसा जानवर करते हैं। यह थी जटिल और लचीली भाषा, जिसमें हम न केवल असली आंखों से देखी हुई चीजों के बारे में बात कर सकते थे, बल्कि उन चीजों के बारे में भी जो हकीकत में मौजूद नहीं थीं, जैसे कहानियां, मिथक, विचार और मान्यताएं। जरा सोचिए, अगर कोई हमारे पूर्वज को कहे जंगल के उस पार एक झील है जहां हर साल शिकार इकट्ठा होते हैं, तो यह एक सीधी और उपयोगी जानकारी है जो उनके जीवन बचाने में मदद कर सकती है। लेकिन अगर कोई कहे हम सब एक ही कबीले के लोग हैं और हमारा रक्षक आत्मा यानी प्रोटेक्टर स्पिरिट हम पर नजर रख रहा है, तो यह पूरी तरह कल्पना है। फिर भी यह इतनी ताकतवर थी कि सैकड़ों अजनबी भी एक दूसरे पर भरोसा कर एक टीम बन जाते थे। यही वो गुण था जिसने होमो सेपियंस को छोटे छोटे शिकार समूहों से निकालकर सैकड़ों फिर हजारों लोगों के बड़े समुदायों में संगठित कर दिया। भाषा ने हमें सिर्फ जानकारी नहीं दी, उसने हमें एक साझा कहानी में जीने की ताकत दी। जब सभी लोग एक ही कहानी, एक ही विश्वास और एक ही उद्देश्य में यकीन करते हैं, तो वे एक साथ काम करने लगते हैं, चाहे वे एक दूसरे को पहले से जानते हों या नहीं। दूसरे जानवर भी संवाद कर सकते हैं। बंदर एक खास आवाज निकालकर खतरे की चेतावनी देते हैं। पक्षी एक दूसरे को खाने के स्रोत के बारे में बताते हैं। डॉल्फिन अपने समूह में सिग्नल भेजते हैं। लेकिन उनकी भाषा सिर्फ वर्तमान और वास्तविक चीजों तक सीमित है। वे कभी किसी साझा कल्पना पर एकजुट नहीं हो सकते। शेर कभी किसी शेर साम्राज्य के झंडे के नीचे संगठित नहीं होते, और चिंपैंजी कभी किसी कानून में विश्वास करके अपना झगड़ा खत्म नहीं करते। लेकिन इंसान कर सकता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी भाषा है जो हमें न सिर्फ सच बल्कि संभावनाओं और कहानियों को भी साझा करने देती है। यही क्षमता हमारे पूरे इतिहास की असली सुपर पावर बनी। होमो सैपियंस की यह अनोखी क्षमता, कल्पना करने और उसे दूसरों के साथ साझा करने की, हमारी असली सुपर पावर थी। हमने कहानियों को हकीकत में बदलना सीखा। यही वह नींव थी जिस पर धर्म, संस्कृतियां, साम्राज्य और कानून खड़े हुए। ये सब चीजें असल में हमारे दिमाग में मौजूद साझा मिथक थे,
लेकिन इनका असर पूरी दुनिया की व्यवस्था पर पड़ा। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने हमें एक और अद्भुत उपहार दिया, भविष्य की योजना बनाने की क्षमता। हम सिर्फ वर्तमान में जीने वाले जीव नहीं रहे, बल्कि हमने अपने कल के बारे में सोचना शुरू किया, अपने अतीत से सीखना शुरू किया और ऐसी योजनाएं बनानी शुरू की जो पीढ़ियों तक चल सकें। हम सपनों को शब्दों में बदल सकते थे और फिर उन शब्दों को वास्तविकता में ढाल सकते थे। यही वह मोड़ था जहां से हमने बाकी सभी प्रजातियों को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि अब हम सिर्फ प्रकृति के नियमों के हिसाब से नहीं जी रहे थे, बल्कि अपनी बनाई हुई कहानियों और नियमों के मुताबिक जीने लगे थे। और यही हमें इंसान बनाता है, वो प्राणी जो साझा कहानी में जी सकता है और उसे सच भी कर सकता है। करीब 12,000 साल पहले इंसानों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हमारे जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। इतिहासकार इसे कहते हैं एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, यानी खेती की क्रांति। इस क्रांति से पहले होमो सैपियंस पूरी तरह से शिकारी संग्रह करता था। हम छोटे छोटे समूहों में रहते थे और मौसम के बदलाव के साथ जगह बदलते रहते थे। दिन का अधिकांश समय जंगली फल, जड़ें, पत्तियां, बीज और शिकार इकट्ठा करने में निकलता था। हमारी डाइट बेहद विविध थी, कभी जंगली बेर, कभी मछली, कभी खरगोश, तो कभी हिरण का मांस। हम कभी लंबे समय तक एक जगह नहीं रुकते थे, जिससे हमारी जिंदगी में लचीलापन और आजादी थी। लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने एक नया प्रयोग करना शुरू किया, पौधों को उगाना और जानवरों को पालतू बनाना। शुरुआत में यह सुनने में शानदार लगा। अब हमें हर दिन खाने की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा, हम अपना खाना खुद उगाएंगे। यह विचार इतना आकर्षक था कि कई समूहों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई इससे अलग थी। खेती का मतलब था एक ही जगह पर बस जाना, जमीन के साथ बंध जाना। अब हमें फसल की बुवाई, सिंचाई, निराई, गुड़ाई और कटाई का पूरा चक्र निभाना पड़ता था। मौसम की मार, कीट पतंगों का हमला और जानवरों का खतरा, ये सब हमारे लिए नए और लगातार सिरदर्द बन गए। एक समय जो इंसान हर मौसम के साथ अपनी जिंदगी बदल सकता था, अब एक ही जमीन पर टिककर उसकी गुलामी करने लगा। खान पान भी सीमित हो गया। जहां पहले हम दर्जनों तरह के फल, सब्जियां और मांस खाते थे, अब हमारा आहार कुछ गिने चुने अनाजों तक सिमट गया। गेहूं, जौ, चावल, मक्का। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे शरीर में पोषण की कमी होने लगी, हड्डियां कमजोर हो गईं और नए तरह की बीमारियां फैलने लगीं। गांव और शहरों में भीड़ भाड़ से संक्रामक रोग पनपे, जो शिकारी संग्रहकर्ताओं के द्वार में लगभग न के बराबर थे। युवल हरारी इसे हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड कहते हैं, यानी इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। क्योंकि खेती ने हमें खाने का स्थिर स्रोत तो दिया, लेकिन साथ ही हमें अंतहीन मेहनत, बीमारियों और सामाजिक असमानताओं के जाल में फंसा दिया। अब भोजन का वितरण समान नहीं रहा। जिसने ज्यादा जमीन और संसाधन कब्जा कर लिए, उसके पास सब कुछ था और बाकी लोग उसकी मेहनत का सहारा बन गए। पहले हम स्वतंत्र थे। अगर किसी इलाके में सूखा पड़ता तो हम अपना डेरा किसी और जगह ले जाते। लेकिन अब हम जमीन और फसल से बंध गए थे। चाहे मौसम खराब हो, चाहे अकाल पड़े, हमें उसी जगह रहकर संघर्ष करना पड़ता। फिर भी खेती का एक बड़ा और स्थायी असर पड़ा। हमारी आबादी तेजी से बढ़ने लगी। जितना ज्यादा खाना, उतने ज्यादा लोग। गांव बने, गांव से कस्बे बने और फिर बड़े बड़े शहर खड़े हो गए। इसी से सभ्यता की नींव रखी गई और हम उस राह पर बढ़े जिसने हमें आधुनिक दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन इसकी कीमत हमने अपनी सेहत, अपनी विविधता और अपनी आजादी से चुकाई। हम एक ऐसे सिस्टम में फंस गए जिसे हमने खुद चुना, लेकिन जिसने हमें उसी प्रकृति से दूर कर दिया जिसमें हम हजारों साल तक फले फूले थे। खेती ने इंसानों को गांवों और फिर शहरों में बसाया, लेकिन असली जुड़ाव तब आया जब हमने बड़े पैमाने पर सहयोग करना सीखा। इतिहास में इस मोड़ को कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी पूरी मानवता का एकीकरण। यह वह प्रक्रिया थी जिसने धीरे धीरे अलग अलग कबीलों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक बड़े सामाजिक ढांचे में पिरोना शुरू किया। इस एकीकरण के 3 सबसे बड़े इंजन थे: धर्म, साम्राज्य और व्यापार। धर्म ने हमें एक साझा पहचान दी। शुरुआती दौर में इंसान छोटे छोटे समूहों में बटा था। हर समूह की अपनी मान्यताएं, देवी देवता और परंपराएं थीं। ऐसे में यह कल्पना भी मुश्किल थी कि हजारों लोग एक साथ मिलकर काम कर सकें। लेकिन जब अलग अलग इलाकों के लोग एक ही देवता, एक ही पवित्र किताब
या एक ही नैतिक नियमों में विश्वास करने लगे तो यह विश्वास हमें ऐसे जोड़ने लगा जैसे हम एक ही परिवार हों। धर्म एक तरह की शेयर्ड स्टोरी था जो भले ही हमारे दिमाग में मौजूद थी, लेकिन उसने असल दुनिया में हमारी एकजुटता को मजबूत किया। सोचिए, इस्लाम के अनुयायी चाहे अरब में हों या इंडोनेशिया में, वे एक ही नमाज की ओर रुख करते हैं। हिंदू चाहे वाराणसी में हो या फिजी में, गंगा को पवित्र मानते हैं। यह साझा विश्वास सीमाओं और दूरी को मिटा देता है। साम्राज्य ने इस एकजुटता को राजनीतिक और सैन्य ताकत दी, चाहे वह रोमन साम्राज्य हो जिसने यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व को एक प्रशासनिक छतरी के नीचे ला दिया, या मौर्य साम्राज्य जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को एक साझा कानून और मुद्रा प्रणाली से जोड़ा, या फिर मुगलिया सल्तनत जिसने विविध भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों के लोगों को एक केंद्रीकृत शासन से बांधा। इन बड़े साम्राज्यों ने कानून, प्रशासन और एक साझा व्यवस्था बनाई जिसमें अलग अलग लोग साथ रह सकें और मिलकर काम कर सकें। हां, इसमें संघर्ष, विद्रोह और सत्ता के खेल भी थे, लेकिन इसने सभ्यता के ढांचे को एक वैश्विक दिशा दी। व्यापार वह पुल था जिसने सबसे गहरी खाई भी पाट दी। जब रेशम, मसाले, अनाज, सोना और चांदी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे तो उनके साथ साथ विचार, तकनीक और संस्कृतियां भी यात्रा करने लगी। रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा नेटवर्क था जिसने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक की दुनिया को जोड़ा। अरब के व्यापारी अफ्रीका के तटों से लेकर भारत और मलक्का, जलडमरू मध्य तक जहाज लेकर जाते थे, और इस यात्रा में वे न सिर्फ माल बल्कि नए विचार और तकनीक भी लेकर लौटते थे। एक व्यापारी के लिए यह मायने नहीं रखता था कि उसका ग्राहक किस धर्म, जाति या भाषा से है, उसके लिए सौदा और भरोसा ही सबसे बड़ा नियम था। इस तरह धर्म ने दिलों को जोड़ा, साम्राज्य ने व्यवस्था दी और व्यापार ने पुल बनाए, और पूरी मानवता धीरे धीरे एक साझा किस्मत की ओर बढ़ने लगी। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जिसमें संघर्ष भी थे और सहयोग भी, लेकिन नतीजा यह हुआ कि आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पूरी धरती पर इंसानों का एक वैश्विक नेटवर्क मौजूद है, चाहे वह संस्कृति हो, राजनीति हो या अर्थव्यवस्था। खेती, व्यापार और साम्राज्य ने इंसानों को जोड़ा, लेकिन इन सब के बीच असली गेम चेंजर था पैसा। पैसा सिर्फ सिक्के या नोट नहीं है, यह असल में भरोसे का एक सिस्टम है। आपके हाथ में जो 500 रुपए का नोट है, उसकी असली कीमत उसके कागज में नहीं, बल्कि उस भरोसे में है कि बाकी लोग भी इसे मूल्यवान मानेंगे। युवाल हरारी बताते हैं कि पैसे की ताकत यह है कि यह सार्वभौमिक भाषा है जिसे हर धर्म, संस्कृति और देश समझता है। जहां धर्म या भाषा लोगों को जोड़ने में सीमित हो सकते हैं, पैसा उन सीमाओं को तोड़ देता है। एक हिंदू व्यापारी, एक मुस्लिम व्यापारी और एक ईसाई व्यापारी, तीनों के पास अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन अगर वे एक ही मुद्रा में सौदा करते हैं तो वे एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। यही वजह है कि पैसे ने वैश्विक व्यापार और सहयोग को संभव बनाया। लेकिन यह भी सच है कि पैसा तटस्थ है। यह अच्छाई और बुराई दोनों कामों में इस्तेमाल हो सकता है। पैसे ने जहां सभ्यताओं को बढ़ाया, वहीं लालच और असमानता को भी जन्म दिया। करीब 500 साल पहले मानव इतिहास में एक और ऐसी क्रांति हुई जिसने हमारी किस्मत की दिशा बदल दी। साइंटिफिक रेवोल्यूशन यानी विज्ञान की क्रांति। इससे पहले इंसान ज्यादातर अपने विश्वास, धार्मिक ग्रंथों और पुरानी परंपराओं पर निर्भर रहते थे। लोग मानते थे कि दुनिया के सारे सवालों के जवाब पहले से ही मौजूद हैं। पवित्र किताबों, दार्शनिकों की रचनाओं और बुजुर्गों के अनुभवों में अगर कोई समस्या आती तो हम उसे पुराने ज्ञान से ही हल करने की कोशिश करते, और अगर हल न निकलता तो उसे ईश्वर की इच्छा मान लेते। लेकिन विज्ञान की क्रांति ने इस सोच को उलट दिया। अब इंसानों ने यह मानना शुरू किया कि हम जो नहीं जानते उसे जानने के लिए हमें खोज करनी चाहिए, प्रयोग करना चाहिए और तथ्यों पर भरोसा करना चाहिए। यह विचार नया और क्रांतिकारी था क्योंकि पहली बार हम यह स्वीकार कर रहे थे शायद हम गलत हों और हमें जांचने की जरूरत है। यहीं से अनगिनत खोज और आविष्कार शुरू हुए। समुद्री यात्राओं ने जहाजों को अज्ञात महासागरों और नए महाद्वीपों तक पहुंचाया। कोलंबस का अमेरिका पहुंचना, वास्को दा गामा का भारत आना और मैगेलन की पृथ्वी की परिक्रमा,
ये सब इसी नई खोजी मानसिकता के नतीजे थे। खगोल विज्ञान में कोपरनिकस और गैलीलियो ने यह साबित किया कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि वह सूरज के चारों ओर घूमती है। यह खोज चर्च की मान्यताओं के खिलाफ थी, लेकिन सच के पक्ष में थी। चिकित्सा में विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का रहस्य खोला और धीरे धीरे बीमारियों के असली कारणों को समझना शुरू किया गया। विज्ञान और तकनीक का यह मेल आगे चलकर औद्योगिक क्रांति तक पहुंचा, जहां मशीनों, फैक्ट्रियों और बिजली ने दुनिया की अर्थव्यवस्था और समाज को पूरी तरह बदल डाला। कभी इंसान का काम हाथ और जानवर करते थे, अब वही काम मशीनें तेजी और सटीकता से करने लगीं। यात्रा के लिए घोड़ों और पालों पर निर्भर रहने के बजाय हमने रेल, स्टीमशिप और बाद में हवाई जहाज बना लिए। इस क्रांति ने हमारी महत्वाकांक्षाओं को आसमान तक पहुंचा दिया। हमने अंतरिक्ष में कदम रखा, चांद पर झंडा गाड़ा, परमाणु की अद्भुत और खतरनाक शक्ति को समझा और कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी तकनीकें विकसित की, जिन्होंने पूरी दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा जोड़ा और सक्षम बनाया। लेकिन युवाल हरारी हमें याद दिलाते हैं कि विज्ञान की ताकत तटस्थ है। वह न तो स्वाभाविक रूप से अच्छी है, न बुरी। इसका इस्तेमाल हमारे हाथ में है। जहां विज्ञान ने हमें दवाइयां, स्वच्छ पानी और बेहतर जीवन दिया, वहीं उसने परमाणु बम, रासायनिक हथियार, प्रदूषण और तकनीकी असमानताएं भी पैदा की। आज वैज्ञानिक खोजें इतनी तेज हो रही हैं कि नैतिकता और कानून उनके पीछे रह गए हैं, और यही वजह है कि हमें यह सवाल खुद से पूछना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं से ज्यादा जरूरी है हमें क्या करना चाहिए। विज्ञान की क्रांति ने हमें यह सिखाया कि अज्ञानता कोई शर्म की बात नहीं। असली ताकत यह मानने में है कि हम सब कुछ नहीं जानते, और इसे जानने के लिए हम सीख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और लगातार आगे बढ़ सकते हैं। विज्ञान की क्रांति ने हमें अभूतपूर्व खोज और तकनीक दी, लेकिन इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ ज्ञान काफी नहीं था, चाहिए था पैसा। यहीं से आधुनिक कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद की ताकत सामने आई। पूंजीवाद का सबसे बड़ा नियम है भविष्य पर भरोसा करना। यानी अगर आप मानते हैं कि कल आज से बेहतर होगा, तो आप आगे बढ़कर निवेश करेंगे, कर्ज लेंगे और जोखिम उठाएंगे। यह भरोसा कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि सदियों तक ज्यादातर लोग मानते थे कि दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। उनके लिए संसाधन सीमित थे और जीवन का ढांचा लगभग तय था। सोचिए, पुराने समय में अगर एक किसान के पास थोड़ी जमीन है, तो वह शायद ही कभी किसी बड़े सुधार की सोचता था। वह मानकर चलता था कि जितनी जमीन है उतना ही अनाज मिलेगा, और उससे ज्यादा की उम्मीद रखना बेकार है। लेकिन पूंजीवाद ने इस सोच को बदल दिया। इसने कहा, भविष्य वैसा ही रहेगा नहीं, बल्कि हम भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इस सोच ने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने संसाधनों का इस्तेमाल सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए भी करें। अगर एक व्यापारी मानता है कि उसकी नई जहाज तकनीक अगले साल उसे ज्यादा मुनाफा देगी, तो वह आज कर्ज लेकर भी उस पर निवेश करेगा। अगर एक किसान मानता है कि नई सिंचाई प्रणाली उसकी पैदावार दोगुनी कर सकती है, तो वह उसे अपनाने का जोखिम उठाएगा। यही भरोसा था जिसने अर्थव्यवस्था को स्थिर रहने के बजाय लगातार बढ़ने का रास्ता दिखाया। लोगों ने पहली बार भविष्य को एक अवसर की तरह देखना शुरू किया, न कि सिर्फ एक अज्ञात या डरावनी चीज की तरह। बैंक और क्रेडिट सिस्टम ने इस भरोसे को पंख दिए। अब एक व्यापारी किसी नए प्रोजेक्ट के लिए पूंजी जुटा सकता था, किसान बेहतर औजार खरीद सकता था, और व्यापारी नए बाजारों में प्रवेश कर सकता था। निवेशक मुनाफा कमाते थे, और यह मुनाफा फिर से नए प्रयोगों और व्यवसायों में लगाया जाता था। इसने अर्थव्यवस्था को लगातार बढ़ने का इंजन दे दिया। लेकिन पूंजीवाद अकेला नहीं आया, उसके साथ आया कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावाद। कंज्यूमरिज्म ने हमारी सोच ही बदल दी। जहां पहले हम किसी चीज को सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए खरीदते थे, अब हमें जरूरत से आगे बढ़कर नई नई इच्छाओं को पूरा करने की आदत पड़ने लगी। अब हमें सिर्फ खाना नहीं चाहिए था, बल्कि ऐसा खाना चाहिए जो प्लेट में अच्छा दिखे, खुशबू में लाजवाब हो, और जिसे सोशल मीडिया पर शेयर करने पर लोग वाह वाह कर दें। कपड़े अब सिर्फ शरीर ढकने का साधन नहीं रहे, बल्कि हमारी पहचान, स्टाइल और स्टेटस का प्रतीक बन गए। एक समय था जब एक कपड़ा सालों चलता था। अब हर मौसम और हर मौके के लिए नया डिजाइन चाहिए। मोबाइल फोन सिर्फ कॉल करने और मैसेज भेजने का साधन था, लेकिन उपभोक्तावाद ने इसे एक ट्रेंड बना दिया। हर साल नया मॉडल, बेहतर कैमरा, तेज प्रोसेसर और नए फीचर्स के नाम पर
अपग्रेड का दबाव। और अगर आपके पास लेटेस्ट फोन नहीं है तो आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हैं। धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन अब बुनियादी जरूरतें नहीं बल्कि लगातार बढ़ती इच्छाएं बन गई। जितना ज्यादा हम खरीदते गए उतनी ही तेजी से उत्पादन, व्यापार और मुनाफा बढ़ता गया। और इस चक्र को चलाते रखने के लिए कंपनियों ने मार्केटिंग, विज्ञापन और मनोविज्ञान का सहारा लिया। वे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाती, वे आपके सपनों, भावनाओं और इच्छाओं को डिजाइन करती हैं ताकि आप खुद महसूस करें कि मुझे यह चाहिए, भले ही आपके पास पहले से वही चीज मौजूद हो। कंज्यूमरिज्म ने हमें हमेशा अगली नई चीज के पीछे दौड़ते रहने पर मजबूर कर दिया, चाहे वह कपड़े हो, कार हो, फोन हो या फिर छुट्टियों का पैकेज। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें एक बार फंसने के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। लेकिन युवाल हरारी चेतावनी देते हैं, यह दौड़ हमें एक ऐसे मोड़ पर ला सकती है जहां तकनीक हमारी क्षमताओं से आगे निकल जाएगी। आज बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें होमो सैपियंस से होमो डियस यानी देवताओं जैसी शक्ति वाले इंसानों में बदलने की ओर ले जा रही है। हम बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, उम्र को कई गुना बढ़ा सकते हैं और ऐसे बुद्धिमान मशीनें बना सकते हैं जो इंसानी दिमाग से भी तेज सोचेंगी। लेकिन असली सवाल यह है, जब हमारे पास ये सारी ताकत होगी तब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या हम एक न्यायपूर्ण, संतुलित और सुरक्षित भविष्य बनाएंगे या फिर अपनी ही महत्वाकांक्षाओं के शिकार बन जाएंगे? इतिहास बताता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी कहानियां गढ़ने की क्षमता है। और अब वक्त है कि हम एक नई कहानी लिखें, ऐसी कहानी जिसमें न सिर्फ हमारा बल्कि पूरी पृथ्वी का भविष्य सुरक्षित हो। युवाल मानते हैं कि आने वाले समय में हमारी असली परीक्षा यही होगी, क्या हम अपनी रचनात्मकता और तकनीक को अपने और ग्रह के हित में इस्तेमाल कर पाएंगे या वही ताकत हमें खत्म कर देगी? दोस्तों, सेपियंस हमें सिर्फ यह नहीं सिखाती कि हम कहां से आए, बल्कि यह भी याद दिलाती है कि हम कहां जा सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने पत्थर के औजार से शुरुआत की थी, जंगलों और गुफाओं में रहना सीखा, आग जलाना सीखा और धीरे धीरे खेती, शहर और सभ्यताओं का निर्माण किया। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष यात्रा की बात कर रहे हैं, यानी वह सब जो कभी सिर्फ हमारी कल्पना में था। लेकिन असली सवाल यह है, इस अद्भुत ताकत का इस्तेमाल हम किस दिशा में करेंगे? क्या हम ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां इंसानियत, करुणा और संतुलन हो, जहां विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ प्रगति के लिए नहीं बल्कि हर जीव और पूरे ग्रह की भलाई के लिए हो? या फिर हम अपनी ही महत्वाकांक्षा के शिकार बन जाएंगे, जहां ताकत का इस्तेमाल लालच, युद्ध और विनाश के लिए होगा? शायद इसका जवाब हमारे अतीत में छुपा है। इतिहास हमें बताता है कि जब भी हमने एक साझा कहानी बनाई है जिसने हमें जोड़ा है, हमने चमत्कार किए हैं। और जब भी हमने ऐसी कहानियां गढ़ी हैं जिन्होंने हमें बांटा है, हमने खुद को और दुनिया को चोट पहुंचाई है। तो शायद समय आ गया है कि हम एक नई कहानी लिखें, ऐसी कहानी जिसमें न सिर्फ हमारा बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो, जहां हमारी प्रगति का मतलब सिर्फ तकनीकी तरक्की नहीं बल्कि इंसानियत की तरक्की हो। और वह कहानी ऐसी होनी चाहिए जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें, न कि शर्मिंदा हों। धन्यवाद दोस्तों, इस गहरे सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने आज अपने समय से कुछ मिनट निकाले अपने अतीत को समझने और भविष्य के बारे में सोचने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान तब और मूल्यवान हो जाता है जब उसे बांटा जाता है। नीचे कमेंट में हमें बताइए, अगर आपको इंसान के भविष्य के लिए सिर्फ एक नियम तय करने का मौका मिले तो वह क्या होगा? आपके जवाब शायद किसी और की सोच बदल दें। और हां, अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों की समरी सुनना चाहते हैं तो चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई रोशनी के साथ। जय हिंद।